हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक हैं और फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल एनबी कमर्शियल में। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं विच इज़ कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग एक ऐसा टॉपिक है जो वेरियस एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है, चाहे आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे अभी आपका जो कंडक्ट होने जा रहा है यूके पीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्ज़ाम हो, या हर तरह का जो कॉमर्स से रिलेटेड एग्ज़ाम होता है उसके अंदर अगर आपका कैपिटल बजटिंग का टॉपिक है इंक्लूडेड सिलेबस के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। ऑल्दो यूके पीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट के अंदर डायरेक्टली कैपिटल बजटिंग टॉपिक नहीं दिया गया है, बट आपके कुछ डिसीजंस दिए गए हैं, जैसे कि इन्वेस्टिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, और ये सारे डिसीजन दिए गए हैं। तो उसमें हो सकता है कि इस तरह के टॉपिक को कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछा जा सके। इसीलिए इस कैपिटल बजटिंग टॉपिक को अब आज हम लोग ब्रीफली यहाँ पे कवर करेंगे और इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से इसके अंदर मेथड्स हैं, और उन मेथड्स के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, उनको भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले देखिए, समझते हैं कैपिटल बजटिंग होता क्या है। देखिए, कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या है। कैपिटल बजटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन लॉन्ग टर्म एसेट और कोर्स ऑफ एक्शन। कहने का मतलब क्या है कि हम लोग देखिए क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इन्वेस्टमेंट किसमें, लॉन्ग टर्म एसेट के अंदर। तो लॉन्ग टर्म एसेट के अंदर जब इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो कुछ डिसीजन हम लोगों को लेने होते हैं, वेदर वी हैव टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट और नॉट। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल बजटिंग मेथड्स को फॉलो यहाँ पे करते हैं। मीन्स जो प्रोसीजर अपनाते हैं उसको हम कैपिटल बजटिंग कहते हैं। Capital expenditure incurred today is expected to brings its benefits over a period of time। यानी कि आज जो आपने बेसिकली क्या किया है, जो एक्सपेंसेस आपने किए हैं उसका रिटर्न आपको कब मिलेगा, फ्यूचर के अंदर मिलेगा। These expenditures are related to the acquisition and improvement of fixed asset। जो हमारे ये एक्सपेंडिचर हैं वो किस चीज से रिलेटेड हैं, या तो आपने कोई एक्वायर की है एसेट उससे रिलेटेड है, या तो आपने कोई इंप्रूवमेंट करी है अपने फिक्स्ड एसेट के अंदर उससे रिलेटेड है। तो वही जो डिसीजंस हैं हम किसके अंदर लेते हैं, कैपिटल बजटिंग के अंदर यहाँ पे लेते हैं। और बेसिकली ये लॉन्ग टर्म से रिलेटेड आपके डिसीजंस होते हैं। कैपिटल बजटिंग इज द प्लानिंग ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड बेनिफिट्स। ये क्या है, आपका एक तरीके का प्लानिंग है जिसके अंदर हम एक्सपेंडिचर और बेनिफिट्स की बात करते हैं, मतलब कितना हमारा खर्चा होगा और क्या क्या बेनिफिट्स हमको उन खर्चों को करके यहाँ पे होने वाले हैं, विच स्प्रेड ओवर ए नंबर ऑफ द ईयर्स। अब ये ऐसा नहीं है कि ये खर्चे सिर्फ आपके एक ही साल में होते हैं, इसको स्प्रेड कर दिया जाता है, स्प्लिट कर दिया जाता है थ्रू आउट द ईयर्स। जो आपके स्पैन ऑफ ईयर्स हैं उसमें इस खर्चे को हम लोग स्प्लिट करते हैं। अब स्प्लिट किस तरीके से होता है, कौन कौन से वो मेथड्स होते हैं, उनकी हम यहाँ पे बात करेंगे आगे। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग वेदर और नॉट टू इन्वेस्ट इन ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एज द इन्वेस्टमेंट पॉसिबिलिटीज मे नॉट बी रिवॉर्डिंग। अब यहाँ पे ये देखा जाता है कि हम लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, और वो चीज़ कैसे देखी जाएगी उसके लिए कुछ मेजर हमारे पास है, कुछ टेक्निक्स हमारे पास हैं, उसको हम लोग फॉलो करते हैं और फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। द मैनेजर हैज टू चूज ए प्रोजेक्ट विच गिव्स ए रेट ऑफ रिटर्न विच इज मोर देन कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग द प्रोजेक्ट। यानी कि इसके अंदर हम एक रेट ऑफ रिटर्न की बात करते हैं या हम लोग हर्डल रेट की बात करते हैं। एक जनरल सेंस में मैं बात कर रहा हूँ, एक किसी पर्टिकुलर टेक्निक की मैं फिलहाल बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर हम उससे ज्यादा कमाने का यहाँ पे क्या रखते हैं, एक तरीके से हमारा कॉन्फिडेंस है कि हम उस पर्टिकुलर रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। और मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न तो उतना तो आपको कमाना ही पड़ता है, उससे ज्यादा अगर हम लोग कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं तो वो आपका एक तरीके से इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट हो सकता है। फॉर दिस मैनेजर हैज टू इवेल्युएट द वर्थ ऑफ द प्रोजेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट। लेकिन हम लोगों को क्या करना पड़ता है, प्रोजेक्ट्स की जो भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करने चाह रहे हो उस प्रोजेक्ट को डीप में पढ़ना पड़ता है, डीप में उसकी स्टडी करनी पड़ती है और उसके कॉस्ट एंड बेनिफिट दोनों की बात की जाती है। मतलब हम लोग उस पे कितना कॉस्ट बियर करेंगे और उसके अलावा उससे हमको कितने बेनिफिट मिलने वाले हैं, कितना आपको रिटर्न मिलने वाला है, इन दोनों एस्पेक्ट की इसके अंदर बात की जाती है। The benefits are the expected cash inflow from the projects which are discounted against a standard generally the cost of capital। देखिए हम लोग क्या बात करते हैं इसके अंदर, हम लोग जो एक्सपेक्टेड इनफ्लो हमारे पास है, मतलब एक्सपेक्टेड मतलब अभी आपको हुआ नहीं इनफ्लो, क्योंकि हम तो अभी आइडिया लगाने जा रहे हैं कि हम लोग इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें या ना करें, तो वो हमारा एक्सपेक्टेड हो गया। कैश इनफ्लो और आउटफ्लो दो चीजें होती हैं। देखिए,
एक तो आपका होता है इनफ्लो, इनफ्लो का मतलब हो गया जो आपके पास कैश आ रहा है, एक आपका होता है आउटफ्लो, आउटफ्लो का मतलब जो आपके पास से जा रहा है। सिंपल टर्म्स में अगर बात करें तो इसके अंदर जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज होती हैं वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उनको हम कंपेयर करते हैं डिस्काउंटेड रेट से, जो कि मैंने अभी आपको बताया। और डिस्काउंटेड रेट बेसिकली क्या, डिस्काउंटेड स्टैंडर्ड जो आपने बनाए हैं, अगर उन स्टैंडर्ड को पार कर जाता है तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं उसके अंदर प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। और अगर वो वहां पे वो जो स्टैंडर्ड है उनको मीट नहीं कर पाया है, उनको एक्सीड नहीं कर पाया है, तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं इसके अंदर बेसिकली जो मेथड्स होती हैं जिसमें हम लोग डिटरमाइन करते हैं कहीं ना कहीं एक हर्डल रेट, एक डिस्काउंटेड रेट, उसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर पढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया, जिसके अंदर हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस, ये सारी चीजें, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, ये सारी चीजें हमने करी है क्योंकि ये सभी आपके सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं। मतलब जहां जहां से आपको कैपिटल एक्वायर की जा सकती है वो सारे सोर्सेज हैं। हर एक सोर्स की अपनी एक कॉस्ट होती है और उस कॉस्ट को हम लोग यहाँ पे असरटेनमेंट करते हैं उसकी। क्लियर? तो ये तो बात थी हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन की। अब अगर कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स की बात करें तो इसके अंदर हम लोग टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। टेक्निक्स इन द सेंस कि आप कह सकते हैं इसके अंदर कि हमारे पास मेथड्स या फिर टूल्स हैं हमारे पास, जिनको फॉलो करके हम लोग पता लगाते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कितना वर्ती है, इन्वेस्टमेंट करना कितना वर्ती है हमारे लिए, वो चीज हम यहाँ पे पता लगाते हैं। द कैपिटल बजटिंग अप्रेजल मेथड्स आर टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल will help the company to decide upon the desirability of an investment proposal depending upon their relative income generating capacity and rank them in order to their desirability। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आपके पास में एक प्रोजेक्ट है तो उसकी इवैल्यूएशन करते हैं कि बेटर किस तरीके से हम उसके अंदर रिटर्न को ले सकते हैं। अगर आपके पास में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं तो उनको हम रैंकिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप क्या करते हैं, अपने डिजायर्ड जो आउटकम है उनको आप कंसीडर करके अपने प्रोजेक्ट्स जो आपके हैं उनको आप रैंकिंग देते हैं कि सबसे बेस्ट कौन सा है, उसके बाद सेकंड बेस्ट कौन सा है आपका। इस तरीके से हम इसके अंदर क्या करते हैं, काम करते हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को फॉलो करके। These methods provide the company a set of norms on the basis of which either it has to be accept or reject the investment proposal। ये हमारे लिए एक तरीके के टूल हैं जिनको फॉलो करके हम अपने प्रोजेक्ट्स को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, इसका डिसीजन हम यहाँ पे लेते हैं। द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड टेक्निक्स यूज्ड इन एस्टिमेटिंग द कॉस्ट रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स कैन बी ग्रुप्ड अंडर टू कैटेगरीज। अब इसके अंदर हमारे पास में मेजर दो कैटेगरी बनती हैं। अगर हम बात करते हैं अपने टूल्स की यानी कि टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, तो दो मेजर कैटेगरी सबसे पहले होती हैं। वो कैटेगरी कौन कौन सी है? सबसे पहले कैटेगरी है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल के अंदर हम लोग क्या बात करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास में होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम कंसीडर नहीं करते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम इसके अंदर कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स की तो इसके अंदर हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ द मनी क्या है, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं ताकि आपके लिए एक ग्राउंड तैयार हो जाए। टाइम वैल्यू ऑफ द मनी का ये मतलब है कि आज जो पैसे की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं कल की जो आपके फ्यूचर में वैल्यू होगी उससे कम है। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा बहुत बार, आपके घर में जो बड़े लोग बुजुर्ग लोग हैं वो लोग भी कहते होंगे कि आपकी जो पैसे की वैल्यू थी आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले काफी ज्यादा हुआ करती थी। उस समय 100 रुपीज में काफी कुछ सामान आ जाया करता था, लेकिन आज 100 रुपीज में आपका एक टाइम का खाना भी नहीं आता है। उस समय राशन ही राशन आप कट्टे कट्टे ले सकते थे 100 रुपीज का। अगर मैं बात करूं इंडिपेंडेंस की बात की तो वहां पे सिनेरियो कुछ और था। क्योंकि आज ऐसा क्यों हो गया है, टाइम वैल्यू ऑफ द मनी यहाँ पे जो कम हो गई है उसकी वजह से। आज भी हम लोग जिस सिनेरियो में खड़े हैं, अगर आज भी 100 रुपए की वैल्यू कहीं ना कहीं है, मान के चलते हैं, लेकिन फ्यूचर में इस 100 की वैल्यू इतनी भी नहीं रह जाएगी जितनी आज है। तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि आज हमारे पास जो 100 रुपए हैं कल को भी वो 100 रुपए रहेंगे, तो ये हमारी भूल है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो वैल्यू आपकी कम होती जाएगी अकॉर्डिंग टू टाइम। इसीलिए बहुत बार इंश्योरेंस कंपनीज वाले होते हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स कंपनीज होती हैं, बहुत सारी जो आपके बेसिकली इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, वो आपसे कहते होंगे कि हम इतने टाइम बाद आपका पैसा जो है डबल कर देंगे, आपका पैसा 1 करोड़ रुपया हो जाएगा, आपका पैसा इतने लाख रुपया हो जाएगा। तो वहां पे आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पे आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। और टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि आपकी पैसे की वैल्यू उतने टाइम बाद वही नहीं रहेगी जो आज है। जैसे आपने आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो आपको बोला जाता है कि 10 साल के बाद हम लोग आपको क्या देंगे, 2 लाख रुपए दे देंगे। एग्जाम्पल है। तो ये 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया हो गया, आप सोचते हैं अरे मेरा पैसा तो डबल हो गया।
लेकिन क्या ये एक्चुअली डबल हुआ है आपका? नहीं, ये डबल नहीं हुआ है, क्योंकि 1 लाख रुपया जो था आपका, उसकी अगर हम लोग फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करें तो वो कम आएगी आज के कंपैरिजन में। इसी को हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ द मनी कहते हैं, जिसके अंदर दो चीजें निकाली जाती हैं। एक तो आपका प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है, एक आपकी फ्यूचर वैल्यू निकाली जाती है। क्लियर? प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का जो फॉर्मूला है मैं लास्ट में वीडियो पे आपको बता दूंगा। अभी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं अपने टेक्निक्स को। ठीक है, बेसिक चीज मैंने आपको समझा दी, टाइम वैल्यू ऑफ द मनी। अब जिसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ द मनी को कंसीडर करेंगे, उस मेथड्स को हम करेंगे आपको डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। और इसके अलावा जिसमें हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ द मनी को कंसीडर नहीं करेंगे, उनको हम ट्रेडिशनल मेथड्स यहाँ पे कहेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास में आती है ट्रेडिशनल मेथड्स। These methods are based on the principle to determine the desirability of an investment project on the basis of its useful life and expected returns। यहाँ पे देखिए सीधी सी बात, ट्रेडिशनल मेथड के अंदर क्या बात की जाती है कि यहाँ पे सिर्फ आप क्या देखते हैं, अमाउंट देखते हैं कि कितना अमाउंट मेरे कितने साल बाद रियलाइज हो जाएगा, यानी कि रिकवर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने आज 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो ये 10 लाख रुपए आपके बेसिकली कब तक रियलाइज हो जाएंगे, वही चीजें आप इसके अंदर देखते हैं। आप इस 10 लाख को डिस्काउंट नहीं करोगे या आप कंपाउंड नहीं करोगे। ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक डिस्काउंटिंग होती है, कंपाउंडिंग होती है। दोनों का मतलब मैं बता देता हूं। अगर हम आज की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मनी को फ्यूचर वैल्यू में देख रहे हैं तो उसको हम कंपाउंडिंग बोलते हैं। लेकिन फ्यूचर की वैल्यू को हम आज की प्रेजेंट वैल्यू में अगर हम देखते हैं कि कितना उसका यहाँ पे बन रहा है, तो उसको डिस्काउंटिंग बोला जाता है। तो ये दो कंसेप्ट को भी आपको ध्यान में रखना है। तो बेसिकली इसके अंदर हम ना कंपाउंडिंग देखते हैं ना हम डिस्काउंटिंग देखते हैं, हम जितनी वैल्यू वैसे की थी उतनी वैल्यू हम कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, these method depends upon the accounting information available from the books of accounts of the company। these will not take into account the concept of the time value of the money। सिंपल सी बात है, इसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ द मनी को हम कंसीडर नहीं करते हैं, which is a significant factor to determine the desirability of a project in terms of present value। जबकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जो 10 लाख रुपए की मैं बात कर रहा हूँ, एक्चुअली 10 लाख रुपए है ही नहीं। तो इसके अंदर जो सबसे पहली मेथड है, क्योंकि मेथड आपके पास में है तो पढ़नी तो हमें है ही। ठीक है, तो पहली मेथड हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं, वो है हमारे पास में पे बैक पीरियड मेथड, जिसको हम लोग लिखते हैं PBP, यहाँ लिख देते हैं शॉर्ट में। पे बैक पीरियड मेथड एक होती है। बेसिकली ये मेथड क्या कहती है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल भी लेंगे इसका। इट इज द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली रिकॉग्नाइज्ड ट्रेडिशनल मेथड ऑफ द इवैल्यूएटिंग द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। ये क्या है, एक तरीके का सबसे, अगर आप इजी की बात करते हैं या फिर सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाली मेथड की बात करते हैं, तो यही है पे बैक पीरियड मेथड। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, डजंट मैटर, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं इस पे बैक पीरियड मेथड को यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई एसेट यहाँ पे परचेज करी है, और उस एसेट को परचेज करने के लिए आपने कुछ इन्वेस्टमेंट की है, उस वैल्यू को आप डिस्काउंट नहीं करते हो। आपने जैसे मार्केट से फॉर एग्जांपल एक लैपटॉप लिया, ठीक है, अब आपने लैपटॉप किस चीज के लिए लिया है, यूट्यूब की वीडियोस बनाने के लिए या क्लासेस के लिए आपने लिया, और वो 50,000 का लैपटॉप था। अब आप इसमें क्या बोलते हो, आप कहते हो कि 50,000 रुपए मेरे कब रियलाइज हो जाएंगे, कितने साल में रियलाइज हो जाएंगे। आप यूट्यूब से कमाई मान लिया जाए आपकी 10,000 पर ईयर की है, सॉरी 10 मान लिया जाए, ईयर की मान लेते हैं, 10,000 पर ईयर की है। तो आप कहते हो 5 साल में तो आराम से मेरा 50,000 रुपए रिकवर हो जाएगा। बट क्या ये आपने डिस्काउंट किया, इस वैल्यू को नहीं किया आपने। तो यही चीज यहाँ पे होती है पे बैक पीरियड के अंदर। ये सबसे ज्यादा इजी है, सबसे बेसिकली यूज की जाने वाली मेथड है। इट कैन बी डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ द ईयर्स रिक्वायर्ड टू रिकवर द ओरिजिनल कैश। इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना है। आउट ले इन्वेस्टमेंट इन ए प्रोजेक्ट, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया एक प्रोजेक्ट के अंदर, उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी, उस कॉस्ट को कब तक या कितने साल के अंदर आप रिकवर कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड पे बैक पीरियड मेथड। क्लियर हो गई बात? मैंने एग्जांपल भी आपको दे दिया, फिर से एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया है, बेसिकली कोई मशीनरी परचेज करी है, और मशीनरी आपकी 10 लाख रुपए की है, ठीक है, या मान लिया जाए ये आपकी गाड़ी है, और गाड़ी को आपने क्या दे दिया, रेंट पे दे दिया है। 10 लाख की आपने व्हीकल लिया और व्हीकल को आपने रेंट पे दे दिया है। अब आपके पास में क्या है यहाँ पे कि हर महीने आपके पास में या हर साल आपके पास में 1 लाख रुपया आता है। ये क्या हो गया, आपका आउटफ्लो हो गया। क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया, मतलब ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी हो गई है विच इज 10 लाख। आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया है।
अब आपके पास में इनफ्लो हो रहा है, इनफ्लो का मतलब है आपके पास पैसा आ रहा है, इनफ्लो कितना हो रहा है, 1 लाख रुपया पर ईयर का इनफ्लो हो रहा है। तो आप क्या सिंपल कैलकुलेशन कर लोगे कि 10 साल के अंदर आपकी जो वैल्यू ऑफ द एसेट है वो यहाँ पे रियलाइज हो जाएगी, यानी कि रिकवर हो जाएगी। और पेबैक पीरियड आपका कितना आ गया, 10 ईयर्स आपका पेबैक पीरियड आ गया। तो ये इतना सिंपल है आपका पेबैक पीरियड मेथड। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। इसमें कुछ डेफिनेशंस भी दिए हैं, जैसे वेस्टर्न एंड ब्रिगन ने दी है, द पेबैक पीरियड इज द नंबर ऑफ द इयर्स इट टेक्स द फर्म्स टू रिकवर इट्स ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट बाय नेट रिटर्न बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्सेस। तो इसके अंदर हम लोग नेट क्या ले लेते हैं, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट ले लेते हैं जो कि आपके रिटर्न से हम कंपेयर करते हैं, और रिटर्न कैसा होना चाहिए, बिफोर डेप्रिसिएशन होना चाहिए, लेकिन आफ्टर टैक्स होना चाहिए। ठीक है बात। इसी तरीके से यहाँ पे है द पेबैक पीरियड इज द नंबर ऑफ द इयर्स रिक्वायर्ड टू रिकवर इनिशियल कैश इन्वेस्टमेंट। जो भी आपने इनिशियल कैश इन्वेस्टमेंट करी है उसको रिकवर करने में आपको कितने साल लगेंगे, वो यहाँ पे आपका पेबैक पीरियड है। यहाँ पे फॉर्मूला भी गिवन है, कैश आउटले, यानी कि इसको आप आउटफ्लो भी कह सकते हैं यहाँ पे, और ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट डिवाइडेड बाई एनुअल कैश इनफ्लो, ये इक्वल आ जाता है आपके पेबैक पीरियड। ठीक है, तो क्लियर होगी बात। अब इसके हम लोग मेरिट्स की बात करते हैं। मेरिट्स मतलब एडवांटेजेस क्या है इसके। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट मेथड ऑफ द इवेल्युएटिंग द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, क्योंकि ये सबसे पहले यूज की जाती है, सबसे ट्रेडिशनल मेथड है। दूसरा, इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड टू कंप्यूट, ये बेसिकली सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली है, सबसे सिंपल है क्योंकि इसके अंदर ज्यादा कुछ लॉजिक है नहीं। तीसरा है, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ द पेबैक पीरियड। इसके अंदर हम लोग फर्दर कोई कॉस्ट को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, सिंपल इसके अंदर हम लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो हम लोग देख रहे हैं और इनफ्लो हम लोग देख रहे हैं। इट इज वन ऑफ द वाइडली यूज मेथड इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेक्टर, जो छोटे सेक्टर हैं जहां पे हम लोग डिस्काउंटेड फैक्टर्स को नहीं ले सकते, जिसके अंदर हम लोग ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजों को यहाँ पे हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे इस चीज को फॉलो किया जा सकता है। इट कैन बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स। इसके अंदर आपको सिंपल इन्फॉर्मेशन चाहिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या फिर ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होती है। सिंपल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है उससे भी ये कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसके कुछ डिमेरिट्स की बात करते हैं। डिमेरिट्स इसके ज्यादा हैं। दिस मेथड इज फेल्स टू टेक इनटू अकाउंट द कैश फ्लोज रिसीव्ड बाय द कंपनी आफ्टर द पेबैक पीरियड। अब इसके अंदर सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि पेबैक पीरियड जब आपका खत्म हो गया है उसके बाद के जो आपके कैश इनफ्लोज हैं उनको ये कंसिडर नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे क्या बोला यहाँ पे, मैंने आपसे बोला कि आपने क्या किया है, 10 लाख रुपीज की यहाँ पे एसेट खरीदी थी। ठीक है, 10 लाख की एसेट हो गई, और मैंने बोला हर साल आपके पास 1 लाख क्या हो रहा है, आपके पास इनफ्लो हो रहा है। ये आपका आउटफ्लो हो गया है और 1 लाख इनफ्लो आपका हो रहा है। तो 10 साल के अंदर आपने इस 10 लाख को रिकवर तो कर लिया है, लेकिन उसके बाद का जो इनफ्लो है उसको ये मेथड कंसिडर नहीं करता है। ये सिर्फ आपको बता रहा है कि 10 ईयर्स आपको बता रहा है, दैट्स इट। क्लियर। दूसरा है, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द इंटरेस्ट फैक्टर इन्वॉल्व इन एन इन्वेस्टमेंट आउट, यानी कि यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट फैक्टर को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ बात की गई है प्योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट की। जो आपका अमाउंट है उसकी बात की गई है, जितना आपका यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है, जितना आपका इनफ्लो हो रहा है उसकी बात की गई है। एडिशनल इंटरेस्ट की बात इसके अंदर नहीं की गई है, जो कि एक तरीके से प्रैक्टिकल है, ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है इसके अंदर, इट इज नॉट कंसिस्टेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैक्सिमाइजेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी सीएस। अब देखिए, कंपनी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम लोग पढ़ते हैं या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम लोगों को अपने शेयर होल्डर्स की मार्केट वैल्यू को मैक्सिमाइज करना होता है, मतलब शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना होता है। लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं हम लोग उस ऑब्जेक्टिव को पीछे छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम तो बात कर ही नहीं रहे ना इसके अंदर मैक्सिमाइजेशन की। हम तो कह रहे हैं कि कैसे कैसे हमारा कितने साल में जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है वो रियलाइज हो जाए, बात खत्म हो गई। तो हम प्रॉफिट की तो बात ही नहीं कर रहे इसके अंदर, जो कॉस्ट आपने लगाई थी उसी कॉस्ट की रियलाइजेशन की बात यहाँ पे चल रही है। इट फेल्स टू कंसिडर द पैटर्न ऑफ द कैश इनफ्लोज। बेसिकली इसके अंदर मैग्नीट्यूड आपका है या टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लोज है, वो यहाँ पे मायने नहीं रखता है। सीधी सिंपल सी बात इसके अंदर ये है कि आप सिर्फ ये देखते हो कि कब मेरा पैसा, जो पैसा मैंने खर्च किया है वो पैसा मेरा रिकवर हो जाए, दैट्स इट। ठीक है, तो ये कुछ हमारे इसके अंदर इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स हमने देखे। अब दूसरा मेथड इसके अंदर आता है जो कि आपका क्या है, नॉन डिस्काउंटेड मेथड ही है, जो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दी मनी को यहाँ पे कंसिडर नहीं करता है, दैट इज अकाउंटिंग या फिर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम लोग ARR भी बोलते हैं।
अब इसके दो नाम है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं इसको, या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, दोनों इसके अंदर बोला जाता है। देखते हैं इसको क्या है। इट इज एन अकाउंटिंग मेथड विच यूजेस द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिपीटेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। अब इसके अंदर हम लोग क्या बात करते हैं, एक रेट की बात करते हैं। रेट की क्या बात करते हैं, जैसे आपको पता चल ही रहा है, हम लोग इसके अंदर एक अकाउंटिंग का रेट लेते हैं और अकाउंटिंग के रेट के बेसिस पे कहीं ना कहीं हम प्रोजेक्ट्स को सेलेक्ट या फिर रिजेक्ट करते हैं। It can be determined by dividing the average income after taxes by the average investment, the average book value after depreciation। अब इसके फॉर्मूले पे चलते हैं डायरेक्टली, आपको वो चीज समझ में ज्यादा आएगी। देखिए ARR का फॉर्मूला क्या है, एवरेज नेट इनकम आफ्टर टैक्स। जितना भी आपका नेट इनकम आया आफ्टर टैक्स, उसको हम डिवाइड कर देंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट से। ये आपका हो गया यहाँ से आउटफ्लो हो गया, आपका जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी थी वो यहाँ पे आ गई आपकी एवरेज इन्वेस्टमेंट बेसिकली, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपके पास ARR यहाँ पे आ जाता है। अब अगर आपके पास में ये इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, एवरेज इनकम आफ्टर टैक्स आप निकाल सकते हैं कैसे। देखिए टोटल इनकम आपने निकाल लिया, नंबर ऑफ ईयर्स आपके पास में है, तो सिंपल सी बात है, जैसे हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं जस्ट लाइक दैट, ये भी आपका निकलेगा। और दूसरी एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट भी निकल के आ जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो डिसाइड कैसे करते हैं, on the basis of this method the company can select all those projects whose ARR is higher than the minimum rate established by the company। कंपनी ने क्या किया होगा, एक मिनिमम स्टैंडर्ड रेट एस्टेब्लिश किया होगा। अगर आपका ARR यानी कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न उससे ग्रेटर आता है, तो फिर आप क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर ARR आपका उससे कम आता है, किससे, जो कि आपका एस्टैब्लिश्ड रेट ऑफ रिटर्न है, जिसको डिस्काउंटेड रेट कह सकते हैं, हर्डल रेट कह सकते हैं, तो वो फिर आपका रिजेक्ट हो जाएगा प्रोजेक्ट। क्लियर है बात, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट कैन रिजेक्ट द प्रोजेक्ट विद एन ARR लोअर देन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि एक जो आपका एक्सपेक्टेड रेट है उतना तो कमाना ही पड़ेगा, एक मिनिमम रेट है उसको तो आपको गेन करना ही पड़ेगा। अगर उससे कम मिल रहा है तो प्रोजेक्ट लेने का फायदा क्या है, फिर तो प्रोजेक्ट आपको रिटर्न मतलब आपको रिजेक्ट करना ही पड़ेगा ना, ऑब्वियस है। दिस मेथड कैन ऑल्सो हेल्प द मैनेजमेंट टू रैंक द प्रपोजल ऑन द बेसिस ऑफ ARR, क्योंकि इसके अंदर हम रैंकिंग भी कर सकते हैं। बेसिकली जो ARR है आपका, अभी हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी पढ़ेंगे PI, तो सेम उसकी तरह ही काम करता है, बट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपका क्या एक तरीके से डिस्काउंटेड मेथड के अंदर आता है, वेयरएज ARR कम्स अंडर द नॉन डिस्काउंटेड मेथड। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, रैंकिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम लोग रेट की बात कर रहे हैं, और जहां पर रेट की बात होगी प्रोजेक्ट आपके क्या करेंगे, एक तरीके से हम लोग इनको रैंक दे सकते हैं। जैसे किसी का 7% आ सकता है, किसी का 7.5% रेट आ सकता है, किसी का 8% आ सकता है, तो उसके बेसिस पे हम रैंकिंग कर सकते हैं। अगर आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है, मतलब आपका एक रिजेक्ट हो रहा है दूसरा एक्सेप्ट हो रहा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, अगर आपका हाइयर आ रहा है तो एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट करेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं तो उस केस में रैंकिंग भी कर सकते हैं कि सबसे अच्छी आपकी ARR किसके अंदर आ रही है, बाकी की जो है उनके अंदर कैसी ARR आपको देखने को मिल रही है। क्लियर हो गई बात, तो ये यहाँ पे है, और हाईएस्ट रैंक सबसे पहले आपकी आ जाएगी। अब इसके मेरिट्स की बात कर लेते हैं। इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट, आपको पता ही है सिंपल ही है, ज्यादा इसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। दूसरा है, इट कैन रेडिली कंप्यूटेड द हेल्प ऑफ द अवेलेबल अकाउंटिंग डेटा, क्योंकि इसके अंदर भी आपको एक बेसिक रेडी अवेलेबल जो डेटा है वही रिक्वायर्ड होता है, तो उसी की हेल्प से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इट यूजेस द एंटायर स्ट्रीम ऑफ द अर्निंग टू कैलकुलेट द ARR। देखिए ये क्या है, पूरे के पूरे जो स्ट्रीम है उसको लेता है। जैसे हमने अभी प्रेजेंट वैल्यू की बात करी, सॉरी पेबैक पीरियड की बात करी, पेबैक पीरियड के अंदर आपकी कॉस्ट रियलाइज होगी, रिकवर होगी, तो बाकी के कैश इनफ्लोज को आप छोड़ देते हैं। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर आप सभी तरह के जो आपकी बेसिकली स्ट्रीम है या आपकी अर्निंग्स हैं या आपके इनफ्लोज हैं, उनको सभी को आप यहाँ पे कंसिडर करते हैं। डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं। इट इज नॉट बेस्ड ऑन द कैश फ्लो जनरेटेड बाय द प्रोजेक्ट। इसके अंदर हम लोग कैश फ्लोज की बात नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर तो हम किसकी बात कर रहे हैं, रेट्स की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम इनफ्लोज को नहीं देख रहे हैं, सबसे पहली चीज ये। दूसरा है, दिस मेथड डज नॉट कंसीडर द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर लिया है, तो जितने भी आपके नॉन डिस्काउंटेड है उसमें ये आपका आएगा ही आएगा डिसएडवांटेजेस। तीसरा है, इट इग्नोर्स द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्ट यूजफुल लाइफ। इसके अंदर ये लेंथ की बात मतलब इग्नोर करता है लेंथ को, क्योंकि हम लोग इसके अंदर प्रोजेक्ट के जस्ट रेट की बात कर रहे हैं। कितना लंबा प्रोजेक्ट है
या फिर प्रोजेक्ट कितना इनफ्लो जनरेट करेगा उसकी बात यहाँ पे नहीं चल रही है। इसमें एक मिनिमम जो स्टेब्लिश रेट है उसके साथ में कंपैरिजन कर रहे हैं हम ARR का। क्लियर। लास्ट वन है, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द फैक्ट दैट द प्रॉफिट कैन बी री इन्वेस्टेड। अब इसके अंदर ये चीज ध्यान नहीं दी जाती है कि हम लोग जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसको री इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये बात इसके अंदर कंसिडर नहीं की जाती है। इसके अंदर ये बात कंसिडर की जाती है कि जो आपने प्रॉफिट अर्न किया है वो प्रॉफिट आपने खुद के उसके लिए मतलब रिटेन करने के लिए यहाँ पे अर्न किया है। ठीक है बात। तो ये दो मेथड हमारे पास में जो थे वो हमारे नॉन डिस्काउंटेड टाइप के मेथड थे, जिसमें पहला मेथड हमने क्या पढ़ा यहाँ पे पेबैक पीरियड मेथड पढ़ा, और दूसरा हमने यहाँ पे पढ़ा है ARR मेथड यानी कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। अब हमारे पास दूसरे मेथड आते हैं जिसको हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड कहते हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड मतलब इसके अंदर हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मनी को कंसीडर करते हैं। द ट्रेडिशनल मेथड डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी, दे गिव इक्वल वेट एज टू द प्रेजेंट एंड फ्यूचर फ्लो ऑफ द इनकम्स। अब हम लोग जहां पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मनी को कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है वहां पे हम लोग जो आज की वैल्यू है मनी की, जो फ्यूचर की वैल्यू है उसको हम बराबर मान के चल रहे हैं, बट ये आपका एक तरीके से जस्टिफाइबल नहीं है। The DCF यानी कि discounted cash flow methods are based on the concept that a rupee earned today is more worth than a rupee earned tomorrow। आज जो आपने पैसा कमाया है वो जो कल पैसा आप कमाएंगे उसकी जो वैल्यू है उससे ज्यादा है। आज की वैल्यू ज्यादा है कल के पैसों की सेम वैल्यू से। जैसे फॉर एग्जांपल आज का 1000 रुपया कल के आपके 1000 रुपये से ज्यादा वैल्यू कंसीडर करता है। ये बात करता है कौन? आपके डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स और टाइम वैल्यू ऑफ द मनी। दीज मेथड्स टेक इनटू कंसीडरेशन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड आल्सो टाइम वैल्यू ऑफ द मनी। दोनों इसके अंदर कंसीडर किए जाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी प्लस टाइम वैल्यू ऑफ द मनी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी फर्स्ट मेथड को, जो कि डिस्काउंटेड मेथड है हमारी, वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, NPV मेथड। ये सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली सबसे यूजफुल मेथड यहाँ पे है। और NPV क्या है देखिए समझते हैं। द NPV टेक्स इनटू कंसीडरेशन द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी। सबसे पहली चीज तो समझ लेनी है, जितने भी मेथड हम पढ़ रहे हैं, 3 मेथड इसके अंदर पढ़ेंगे डिस्काउंटेड वाले, तो वो सभी टाइम वैल्यू ऑफ द मनी को कंसीडर करते हैं। द कैश फ्लो ऑफ डिफरेंट ईयर्स एंड वैल्यू डिफरेंटली एंड मेड कंपेरेबल in terms of the present value. For this, the net cash inflows of various period are discounted using required rate of return versus predetermined। अब इसके अंदर लिखा हुआ क्या है वो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट उसकी चिंता नहीं करनी है। मैं आपको सिंपली इसके अंदर बताता हूं कि आपको NPV कैसे निकालना है, फिर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। NPV के अंदर आपको क्या करना है, देखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ये आपने लेना है माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये आपका यहां पे आ जाएगा। ऐसे आपका क्या निकल जाएगा, NPV निकल जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो यानी कि आपने जो इनफ्लो हो रहे हैं, देखिए दोनों जगह प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है, ये चीज ध्यान में रखनी है। एक तो आपका क्या है यहाँ पे इनफ्लो है और एक आपका क्या है यहाँ पे आउटफ्लो है, लेकिन दोनों में क्या है प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्काउंटेड फैक्टर यूज कर रहे हैं। अभी डिस्काउंटेड फैक्टर क्या होता है, देखिए जब आप कभी भी अगर डिस्काउंटेड फैक्टर यूज करना चाहते हैं उसके लिए एक टेबल होती है अलग से, प्रेजेंट वैल्यू की एक टेबल होती है, उसमें आप क्या करेंगे अपने प्रेजेंट की जो आपकी रुपीज हैं उसको आप उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी या फ्यूचर वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे हम वही चीज यूज कर रहे हैं, हम लोग जस्ट यहाँ पे इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो, और दोनों का डिफरेंस हम ले रहे हैं, इसी को हम नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड कहते हैं। ठीक है बात। चलिए यहाँ पे सोलोमन ने एक डेफिनेशन दी है, इट इज ए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर रिटर्न्स डिस्काउंटेड एट अ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न माइनस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हो गया, आपका आउटफ्लो हो गया, और बट ये आउटफ्लो भी आपका क्या है एक तरीके से डिस्काउंटेड है, यानी कि इसके अंदर भी प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर किया जाएगा। ठीक है बात। NPV is the difference between the present value of cash inflows of a project and the initial cost of project। तो सिंपल वही चीज हो गई फिर से कि हम लोग क्या यूज कर रहे हैं इसके अंदर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है। तो यहाँ पे है अकॉर्डिंग टू NPV टेक्निक ओनली वन प्रोजेक्ट विल सेलेक्ट हुज NPV इज पॉजिटिव और अबव जीरो। अब इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, अगर आपका NPV यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आता है, या तो आपका पॉजिटिव आता है या तो आपका अबव जीरो आता है।
तो इस केस में एक्सेप्ट करेंगे प्रोजेक्ट को। और अगर आपका जो निगेटिव है वो आता है यहाँ पे, या फिर आपका जीरो आता है, तो हम उसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है बात। पॉजिटिव एनपीवी या फिर आपका जीरो से अबव एनपीवी होगा तो एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अगर निगेटिव होगा या फिर जीरो होगा तो उसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है बात। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इफ ए प्रोजेक्ट एनपीवी इज लेस देन जीरो इट गिव्स नेगेटिव एनपीवी, हेंस इट मस्ट बी रिजेक्टेड। तो सिंपल हो गई बात। इफ देयर आर मोर देन वन प्रोजेक्ट एंड पॉजिटिव एनपीवीज, द प्रोजेक्ट इज सेलेक्टेड हुज एनपीवी इज द हाईएस्ट। अगर आपके पास में एक से ज्यादा प्रोजेक्ट है तो हम लोग इसके अंदर देखेंगे कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनपीवी किसका आ रहा है। मीन्स अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए ये जीरो आ गया आपका, अगर इधर से इधर को माइनस की तरफ आ गए तो आप रिजेक्ट कर देंगे, सीधी सी बात है। और यहाँ से प्लस की तरफ को चले गए तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास में एक से ज्यादा प्रोजेक्ट होंगे तो उस केस में जो आपके वन के ज्यादा पास होगा उसको हम यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए समझते हैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट था और उस प्रोजेक्ट से आपके पास में क्या है, इनफ्लोज निकल के आ रहे हैं। मतलब ये आपका एक्सपेक्टेड होगा एक तरीके से। इनफ्लोज आपके पास में 2 लाख है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दी कैश इनफ्लो आपके पास 2 लाख है, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपने कितनी करी है, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है आपकी इन्वेस्टमेंट की, 1,50,000 है, ठीक है। तो अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो आपके पास में क्या है, यहाँ पे 50,000 है, ये आपका प्लस में आ गया। और प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ये आपका एक्सेप्टेबल है प्रोजेक्ट, इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं लेकिन रिटर्न हमारे पास ज्यादा आ रहा है, इंक्लूडिंग बाय कंसिडरिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मनी, ठीक है। तो इस तरीके से ये कैलकुलेट किया जाता है। अब इसके अंदर अगर आपके पास में एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं या कैश फ्लोज आपके पास में अनइक्वल है तो उस केस में इस मेथड को आप फॉलो करते हैं, जिसमें C1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस के, C2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस के, ये मेथड फॉलो होता है। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कैलकुलेशन का क्वेश्चन भी नहीं आएगा और ये मेथड भी नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आप जनरल नॉलेज के लिए इसको देख सकते हैं। हाँ, ये जरूर याद करना है आपने, ये मेथड पूछी जा सकती है, ठीक है। चलिए अब इसके मेरिट्स की बात करते हैं। मेरिट्स में आए तो इट रिकॉग्नाइज द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर तो यही होता है कि टाइम वैल्यू ऑफ द मनी को कंसीडर करता है। दूसरा है, इट इज बेस्ड ऑन द एंटायर कैश फ्लो जनरेटेड ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। अब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि पेबैक पीरियड की तरह हम लोगों ने अपनी एसेट की वैल्यू को जनरेट कर लिया, उसके बाद के इनफ्लोज को छोड़ दिया। हम लोग इसके अंदर कंप्लीट एंटायर कैश फ्लो जितने भी जनरेट होंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर करते हैं। थर्ड है, इट इज कंसिस्टेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ एंड ऑनर। क्योंकि हम इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी की बात भी कर रहे हैं, टाइम वैल्यू ऑफ द मनी की बात भी कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है हम लोग अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज भी करना चाह रहे हैं, ठीक है। फोर्थ है, द रैंकिंग ऑफ द प्रोजेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्काउंट रेट यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द प्रेजेंट वैल्यू। अब इसके अंदर हम लोग डिस्काउंटेड रेट की बात ही नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं इसके अंदर, हम लोग तो पॉजिटिव एनपीवी या फिर नेगेटिव एनपीवी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं जो रैंकिंग कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स की, वो किसके बेसिस पे कर रहे हैं, एनपीवी पॉजिटिव आया है या एनपीवी नेगेटिव आया है। एनपीवी पॉजिटिव है तो कितना पॉजिटिव है, हाइयर पॉजिटिव है, उससे कम पॉजिटिव कौन सा है, उससे कम पॉजिटिव कौन सा है, इसके बेसिस पे कर रहे हैं, ना कि डिस्काउंटेड रेट के बेसिस पे, ठीक है। अब इसके कुछ डिमेरिट्स की बात करते हैं हम। डिमेरिट्स में क्या क्या है, इट इज डिफरेंट टू अंडरस्टैंड एंड यूज। इसके अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसको अलग अलग तरीके से हम लोग यूज करते हैं। जैसे जैसे हम लोगों के पास में सिनेरियो रहता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे अनइक्वल कैश इनफ्लो आपके पास में होते हैं, अलग अलग कैश इनफ्लोज के अमाउंट आपके पास में होती है, या मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जहाँ पे होते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। दूसरा है, द एनपीवी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज ए डिस्काउंट रेट, बट द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इटसेल्फ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड डिटरमाइन। तो यहाँ पे हम लोग देखिए, कॉस्ट ऑफ कंसेप्ट को हम इसके अंदर कंसीडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी इसके अंदर देखना पड़ता है। एनपीवी हम लोग देखने के बाद कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात भी इसके अंदर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इसके डिमेरिट्स हैं। थर्ड नंबर है, इट डज नॉट गिव सॉल्यूशन व्हेन द कंपेरेबल प्रोजेक्ट्स आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अब हम लोग जब कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो कंपैरिजन करने में एक एक्यूरेट रेट नहीं डिफाइन करता है, क्योंकि हम रेट की बात ही नहीं कर रहे ना। हाँ, यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव या नेगेटिव एनपीवी की बात कर रहे हैं। तो जहाँ पे कंपेयर करने वाली बात होती है वहां पे ये ज्यादा अच्छा सोल्यूशन नहीं देता है।
फोर्थ है इट डज नॉट गिव करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन वाइदर अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स और लिमिटेड फंड्स आर अवेलेबल विद द अनइक्वल लाइंस। यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ये आपका एक तरीके से वहां पे यूजफुल ज्यादा नहीं है जहां पे आपके पास में अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स हैं। अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स में मतलब एक आप रिजेक्ट कर रहे हैं तो दूसरा आपके पास अवेलेबल है, तो वहां पे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब ज्यादा यूजफुल नहीं है। अब उसके बाद हमारे पास में कुछ नेक्स्ट मेथड आती है, जो नेक्स्ट मेथड ये है हमारे पास में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब इसके बारे में मैं ज्यादा यहाँ पे डिस्कशन नहीं करूंगा, ये सिंपल सी मेथड है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं, लेकिन मैं सिंपली आपको इसको समझाता हूँ। IRR का मतलब ये होता है जहां पे आपकी NPV जीरो हो जाती है। NPV आपका जहां पे जीरो हो जाता है वो हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है। अब ये ट्रायल एंड एरर पे काम करता है। ट्रायल एंड एरर पे कैसे काम करता है, बेसिकली इसके अंदर हम लोग अलग अलग तरीके से चीजों को यूज करते हैं। जैसे देखिए ट्रायल एंड एरर मेथड भी इसको बोला जाता है। अब हम लोग NPV जीरो होने का क्या मतलब है, NPV अभी हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है हमने, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और माइनस कर देते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, यही हमने पढ़ा है यहाँ पे। तो हम लोग इसके अंदर देखते हैं कि जो आपका इनफ्लो है माइनस यहाँ पे लिख देता हूं मैं आउटफ्लो, और दोनों में प्रेजेंट वैल्यू आएगा, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू। अब यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस जीरो आना चाहिए। अब वो जीरो कैसे आएगा, अगर हमारे पास में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो क्या रहता है, मतलब ये जीरो नहीं आ पाता है, और तो हमारे पास चेंजेस अगर इनफ्लो की वजह से आता है तो हम इनफ्लो के जो रेट है या जो इनफ्लो की अमाउंट है उसको चेंज करते हैं। लेकिन अगर आउटफ्लो की वजह से चेंज आ रहा होता है तो हम आउटफ्लो को चेंज करते हैं, इसीलिए इसको ट्रायल एंड एरर मेथड बोला जाता है। कैसे भी करके हमको एक ऐसा रेट डिटरमाइन करना होता है जहां पे आपका मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आपका क्या है यहाँ पे NPV यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका जीरो आता है। दोनों का डिफरेंस आपका बराबर आना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग एक ऐसे लिमिट की बात कर रहे हैं। इसको सिंपली आप उससे समझ सकते हैं, जो हम लोग BEP की बात नहीं करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट की बात करते हैं, जहां पे आपको ना लॉस होता है ना प्रॉफिट होता है, वही चीज यहाँ पे है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लो इक्वल्स, तो वहां पे आपका IRR होता है, यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ देखिए, द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न is the interest rate that equates the present value of the expected future receipts to the cost of the investment outlay। सिंपल सी बात हो गई, जहां पे आपके पास में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, जिसको हम इन्वेस्टमेंट भी कह रहे हैं, वो इक्वल हो जाएंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो जाता है। बेसिकली इसको हम लोग एक और नाम से, दो नाम से और जानते हैं, जिसको कट ऑफ रेट या फिर हर्डल रेट भी बोला जाता है। एक तरीका ये इंटरेस्ट रेट है, राइट, इंटरेस्ट रेट है, इसको हम लोग कट ऑफ रेट भी बोलते हैं या फिर हर्डल रेट भी बोलते हैं। ये दो नाम भी आपने ध्यान में रखने हैं, ठीक है बात। और ये कट ऑफ या फिर हर्डल रेट किससे रिलेटेड होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी है, मैंने आपको बताया था इसके नाम, तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड ही होता है। और ये एक तरीके का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो होता है वो आपका इंटरेस्ट का रेट होता है, जहां पे आपके आउटफ्लो और इनफ्लो इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो इसका अगर फॉर्मूला वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर याद करना तो याद कर सकते हैं, ये फॉर्मूला गिवन है, ठीक है। अब हम इसके मेरिट्स पे चलते हैं। चलिए मेरिट्स की बात करें, इट कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी, सभी में आएगा। दूसरा है इट टेक्स इनटू अकाउंट द कैश फ्लोज ओवर द एंटायर यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, ये भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि हम लोग सभी कैश फ्लोज को इसके अंदर ले रहे हैं। इट इज ए साइकोलॉजिकल अपीयर टू द यूजर बिकॉज व्हेन द हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न प्रोजेक्ट्स आर सेलेक्टेड इट सेटिस्फाइज द इन्वेस्टर्स इन टर्म्स ऑफ द रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल। अब इसके अंदर हम लोग कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, तो उसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है कि हम लोग जहां पे देख रहे हैं ना कि एटलीस्ट हमको लॉस तो नहीं है, लॉस तो एटलीस्ट नहीं है, तो उस केस में कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर है उन पे एक अच्छा इफेक्ट इसका पड़ता है। फिर है इट ऑलवेज सजेस्ट एक्सेप्टिंग टू प्रोजेक्ट्स विद मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि हम इसके अंदर क्या बात करते हैं कि NPV की बात कर रहे हैं, NPV जीरो होने की बात करें तो ये एक तरीके का मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न है। मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या हो गया कि हम लोग इसके अंदर कितना मैक्सिमाइज अपना एक तरीके का कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, वो इसके अंदर चेक करते हैं। तभी तो हम लोग उसको जीरो करने की कोशिश करते हैं ना, कि हम लोग किसी में इनफ्लो बढ़ाएंगे, किसी में हम आउटफ्लो बढ़ाएंगे, ताकि वो जीरो हो जाए IRR आपका। फिर नेक्स्ट है इट इज इन कन्फर्मिटी विद द फर्म्स ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमम ओनर्स वेलफेयर। अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली हम लोग ये शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने की बात चल रही है, तो वही चीज यहाँ पे है जो कि आपके हर तरह के जो डिस्काउंटेड मेथड है उसमें बात की जाती है।
डिमेरिट्स की बात करते हैं तो इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं यहाँ पे। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड यूज, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि हम इसके अंदर ट्रायल एंड एरर मेथड को फॉलो कर रहे होते हैं, तो ये थोड़ा सा आपके लिए टेक्निकल हो सकता है। इट इन्वॉल्व ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटेशन वर्क, इसके अंदर आपका कंप्यूटेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इट मे नॉट गिव यूनिक आंसर इन ऑल सिचुएशन, ये अलग अलग आपके, क्योंकि हम लोग इसके अंदर क्या कर रहे हैं ना, अलग अलग तरीके से फॉलो कर रहे हैं मेथड को, तो हर सिचुएशन में इसका सेम तरह का आंसर अलग अलग आ सकता है, क्योंकि हम किसी के अंदर आउटफ्लो के रेट को बढ़ा रहे हैं, किसी में हम इनफ्लो के रेट को बढ़ा रहे हैं, या हम आउटफ्लो के रेट को गिरा रहे हैं। तो ये जो टेक्निक्स हैं वो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके का आंसर दे सकती है। क्लियर। अब हमारे पास में लास्ट जो मेथड है वो यहाँ पे आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, या इसको हम लोग पीआई बोलते हैं। ये पर्सनल इंटरव्यू नहीं है, ये है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है। दिस मेथड ऑल्सो कॉल्ड बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, इसको हम लोग बेनिफिट कॉस्ट रेशियो बोलते हैं। बेनिफिट कॉस्ट रेशियो क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम लोग बेसिकली जो न्यूमरेटर है उसके अंदर बेनिफिट आता है। बेनिफिट मतलब जो हमारा इन्फ्लूस आते हैं वो यहाँ पे आते हैं, और नीचे हमारी कॉस्ट आती है जो कि इन्वेस्टमेंट हमारी है। ठीक है। दिस मेथड इज ऑब्टेन्ड ए स्लाइड मॉडिफिकेशन ऑफ एनपीवी मेथड। ये क्या है, एक एनपीवी मेथड जो हमने पढ़ी ना, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड पढ़ी, उसका एक मॉडिफिकेशन है। क्यों मॉडिफिकेशन है मैं उसको बताता हूँ। देखिए एनपीवी में हमने क्या किया था, हमने सब्ट्रैक्शन लिया था किसका, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। इसका हमने क्या लिया था, सब्ट्रैक्शन, मतलब इसका हमने सब्ट्रैक्ट करके इसको निकाला था एनपीवी के अंदर। लेकिन इसके अंदर आप सेम चीज को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई, आपको माइनस नहीं करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। सिंपल है, आपका आसानी से निकल गया एनपीवी। अब ये एनपीवी नहीं रहा, ये हो गया पीआई। आपने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, सिंपल हो गया। तो ये आपका एक रेट निकल जाएगा जिसको हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कहते हैं। ठीक। In case of the NBV, the present value of the cash outflows probability index, the present value of the cash inflows are divided by present value of the cash outflows. While NPV is absolute measure, the PI is a relative measure. अब important चीज है, NPV आपका absolute measure है और जो PI है वो आपका relative measure है। क्यों relative measure है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग रेशियो ले रहे हैं, और रेशियो की जहां पे बात आती है, रेशियो आपका रिलेटिव मेजर होता है, तो इसीलिए यहाँ पे बात की जाती है रिलेटिव मेजर की। जबकि हम एनपीबी की बात करें, एनपीबी आपका रुपी के टर्म्स में आता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो आती है वो रुपी के टर्म में आती है, क्योंकि हमने कहा कि इनफ्लो इतना है, आउटफ्लो आपका इतना है, तो कंप्लीटली आपका एब्सोल्यूट टर्म्स में होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मेजर, व्हेयरएज पीआई इज कंसीडर्ड एज रिलेटिव मेजर। ठीक है। अब इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की बात आती है। इफ द पीआई इज मोर देन 1, अगर आपका पीआई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 है तो इसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर आपका पीआई जो है लेस देन 1 है तो उसको हम रिजेक्ट करेंगे। ये इसके अंदर मेजरमेंट होगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड एल्स रिजेक्टेड इफ देयर आर मोर देन 1 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल विद द मोर देन 1 पीआई एंड विथ वन विद द हाईएस्ट पीआई विल बी सिलेक्टेड। अब अगर आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे तो उस केस में आप सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीआई जो होगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होगा, उसको आप चूज करेंगे। यहाँ पे अगर आपको एक चूज करना है, अगर आपको हायरार्की में लगाना है या सीक्वेंस में लगाना है तो आप अपने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको लगा सकते हैं। ठीक है। दिस मेथड इज मोर यूजफुल इन केस ऑफ द प्रोजेक्ट्स विद डिफरेंट कैश आउटफ्लो एंड हेंस इट्स सुपीरियर टू एनपीवी मेथड। ये आपके एनपीवी मेथड से भी ज्यादा सुपीरियर मेथड मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर अगर आपके पास में डिफरेंट कैश आउटफ्लो बन रहे हैं आपके, या इनफ्लो है, बेसिकली डिफरेंट टाइप के कैश इनफ्लोज हैं, तो उस केस में ये ज्यादा आपका बेनिफिशियल होता है। ठीक है बात, क्योंकि अनइक्वल कैश इनफ्लो हो रहा है तो वहां पे वो चीज ज्यादा एनपीपी के अंदर कंसीडर नहीं की जा सकती है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा बात होती है इक्वल कैश इनफ्लोज की। तो यहां पे निकालेंगे कैसे, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला भी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट मींस हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ठीक, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लो भी आप इसको कह सकते हैं, इसको मैं आउटफ्लो भी लिख सकता हूं, और यहाँ पे आ गया इनफ्लो। ठीक, अब इसके मेरिट्स या डिमेरिट्स की बात यहाँ पे करते हैं। तो देखिए मेरिट्स के अंदर क्या है, इट रिक्वायर लेस कंप्यूटेशन वर्क देन आईआरआर मेथड। आईआरआर के अंदर बहुत सारे हमको ट्रायल एंड एरर मेथड को फॉलो करना पड़ता है, बट इसके अंदर हम तो जस्ट रेट को निकाल रहे हैं बेसिकली, तो ये आपका कंप्यूटेशन में कम होता है। इट हैज टू एक्सेप्ट रिजेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ द इंडेक्स।
आप इसके अंदर एक इंडेक्स वैल्यू निकाल रहे हैं जो कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के रूप में निकल रही है, जिसके बेसिस पे एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाएगा प्रोजेक्ट्स को। तीसरा है इट इज यूजफुल टू रैंक द प्रपोजल ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ द इंडेक्स। अगर आपको प्रोजेक्ट्स को रैंक करना है तो सबसे ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है। मैंने पहले भी आपको बताया था, ARR के अंदर भी हम रैंक करते हैं, PI के अंदर भी रैंक करते हैं, लेकिन ARR जो आपका मेथड होता है वो नॉन डिस्काउंटेड होता है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग क्या फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मनी को हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे होते हैं। दैट्स वाई हम लोग इसको PI को ज्यादा अच्छा मेथड यहाँ पे कंसिडर करते हैं। फोर्थ है इट इज यूजफुल टू रैंक द प्रपोजल ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट लोएस्ट वैल्यू ऑफ द इंडेक्स। ये हमने बात कर ली है। फिर यहाँ पे है इट टेक्स इनटू कंसीडरेशन द एंटायर स्ट्रीम ऑफ द कैश फ्लो जनरेटेड ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। ये मैंने आपको बता ही दिया, जितने भी आपके पास में डिस्काउंटेड मेथड होंगे वो सभी तरह के कैश इनफ्लोस को बेसिकली कंसीडर करेंगे। कुछ डिमेरिट्स की बात भी कर लेते हैं। इट इज समवॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसके अंदर हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज समझ में ना आए कि हम लोगों को बेसिकली कैलकुलेशन कैसे करनी है। दूसरा है सम पीपल मे फील नो लिमिटेशंस फॉर इंडेक्स नंबर ड्यू टू सेवरल लिमिटेशंस इन्वॉल्व्ड इन देयर कॉम्पिटिशंस। अब इसके अंदर कुछ लोग इसको कंसीडर नहीं भी कर सकते। कुछ लोग मान के चलेंगे एनपीवी हमारा ज्यादा अच्छा है, एनपीवी मेथड को हम लोग एब्सोल्यूट टर्म में देखते हैं, ये रिलेटिव है। ठीक है, तो ये आपके सिचुएशन पे डिपेंड कर सकता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द एनालिटिकल पार्ट ऑफ द डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। जैसे देखिए कैलकुलेशन करना तो इजी है, लेकिन इसके अदर एस्पेक्ट को भी हम लोगों को देखना पड़ता है। अगर किसी प्रोजेक्ट को हमको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है तो उसके अदर एस्पेक्ट को भी देखना पड़ता है और डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। तो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट करें, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क यहाँ पे हो जाता है। ठीक है बात। सो गाइज ये हमने सारे के सारे मेथड यहाँ पे पढ़े हैं आज, जो कि कैपिटल बजटिंग के मेथड थे। और कैपिटल बजटिंग में दो मेथड हमने पढ़े हैं, एक बार सम अप कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। जिसके अंदर एक डिस्काउंटेड मेथड था, एक नॉन डिस्काउंटेड मेथड था। इसके अंदर टेक्निक्स थी। डिस्काउंटेड के अंदर हमने दो तरीके के पढ़े हैं यहाँ पे। एक आपका है नेट पेबैक पीरियड मेथड हमने पढ़ा था, दूसरा आपका ARR हमने पढ़ा। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास में ये नॉन डिस्काउंटेड है, और डिस्काउंटेड मेथड के अंदर हमारे पास में है नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने पढ़ी है, इंटरनल रेट और रिटर्न हमने पढ़ा इसके अंदर, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमने इसके अंदर पढ़ा है। ठीक है, तो ये 3 मेथड हमने पढ़ी, टोटल 5 मेथड्स आती है। तो हमने सभी मेथड को यहाँ पे कवर किया है और एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाया है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। और अगर कोई डाउट आपका रहता तो कमेंट बॉक्स आपका खुला है। और UKPSC असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो कोर्स है, अगर आप बाई करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर पहले भी दिया है और अभी मैं दे रहा हूँ 8394948137। अभी भी आपके पास में सफिशिएंट टाइम है, आप आराम से 1 महीने के अंदर या फिर 25 दिन के अंदर क्रैश कोर्स को बाई करके कवर कर सकते हैं पूरे के पूरे सिलेबस को। तो उसके लिए इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैंने दे दिया है, इस पे आपको कांटेक्ट करना है और सभी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।